वेट जरा फोकस होकर समझिएगा, यहाँ से एक्चुअल आपको एक नया मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ के पहले की चीज आपने पहले पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है बेटा। एकदम से नई सी चीज यहाँ पे आपको आगे मिलेगी, और यहाँ पे बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, अदरवाइज कंफ्यूजन ढेर सारा आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। ये सब्सटेंस का मतलब क्या, एलिमेंट या कंपाउंड? सब्सटेंस का मतलब क्या है, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। दिस कुड बी एलिमेंट और कंपाउंड, सब्सटेंस का मतलब। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज क्या है वो, द नंबर ऑफ पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, बाय मास of the substance, of the substance, of the substance which can combine, which can combine, which can combine or displace, or displace directly or indirectly, directly or indirectly, indirectly one part by mass, one part by mass of hydrogen, one part by mass of hydrogen, or 35.5 parts by mass of chlorine, or 108 parts by mass of सिल्वर। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे पड़ी हुई है। यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए जो उसका इक्विवेलेंट वेट है, किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ध्यान रखना सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ सकता है और कंपाउंड भी आ सकता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स, ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस विच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस, यानी उस सब्सटेंस का वो मास जो कंबाइन कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है, किसको, 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को, या 35.5 पार्ट्स क्लोरीन को, या 108 पार्ट्स सिल्वर को बाय मास। यानी किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो हाइड्रोजन के एक पार्ट को, क्लोरीन के 35.5 पार्ट को, सिल्वर के 108 पार्ट्स को कंबाइन या डिस्प्लेस कर सकता है, दैट काइंड ऑफ मास और दैट मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। इस बात को नोट करें पहले, डेफिनेशन को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से इसको नोट करने का प्रयास करिए। तो मैंने आपको भी बताया, यहां लिख लिया आपने, यहां तक हो गया बेटा, लिख लिया आपने। लिख लेंगे, बताएंगे।
यानी कि किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट या वो मास जो हाइड्रोजन के एक पार्ट को, क्लोरीन के 35.5 पार्ट को और सिल्वर के 108 पार्ट को डिस्प्लेस कर सकता है। या इनफैक्ट ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन के टर्म में भी डिफाइन हो जाएगा बेटा। ऑक्सीजन के टर्म में डिफाइन करेंगे तो 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 16 पार्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। दैट कैन डिस्प्लेस 16 पार्ट, और यू कैन राइट और 16 पार्ट्स बाई मास, 16 पार्ट बाई मास। 16 पार्ट होगा या 8 होगा, जरा बताइए मुझे आप। 16 होगा या 8 होगा? दिस शुड बी 8 नॉट 16। 8 पार्ट्स, सॉरी, 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिख लें। अब देखिए, ये तो बहुत थ्योरेटिकल सी बात हो गई। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं सोडियम की बात करूं, राइट, सोडियम की बात करूं मैं, सोडियम को मैं ऐसे बताऊं कि NaH है। अब यहाँ पे देखिए, आप सोडियम ऑक्साइड में ले लूं तो Na2O है, मैं सोडियम का क्लोराइड ले लूं तो बेटा NaCl है ये। अब जरा मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पे सोडियम का कितना ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, जरा बताना। सोडियम का 23 ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा? 1 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, जरा बताना आप मुझे। यानी NaH में अगर देखें, सोडियम हाइड्राइड में बड़े ध्यान से देखें, सोडियम का एक एटम है जिसका वेट है 23 ग्राम, हाइड्रोजन का एक एटम का वेट है 1 ग्राम। तो आप बताएं कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम को सोडियम का कितना ग्राम डिस्प्लेस कर रहा है, बोलिए। या कितने ग्राम सोडियम का कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के 1 ग्राम से? टेल मी, इज इट 1 ग्राम? बोलिए, 1 ग्राम है क्या ये? आवाज जा रही क्या? हेलो, 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 क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बेटा मेरी आवाज जा रही क्या आप तक? रिस्पॉन्ड करिएगा। ओके ओके। तो आप बताएं कि सोडियम का कितने ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है NaH में, जरा देखिए। 1 ग्राम, मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम कैन कंबाइन और डिस्प्लेस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जबकि Na2O में देखिएगा, Na2O में ध्यान से देखिए कि सोडियम के 2 एटम हैं, 2 एटम का मतलब क्या हुआ, 46 ग्राम, और ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना है, 16 ग्राम। तो अगर रेशियो निकालें तो ये फिर से कितना आ गया, 23:8। यानी सोडियम का 23 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा? 8 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है। देख लो आप, 8 को डिस्प्लेस कर रहा है। जबकि NaCl में देखें आप, तो NaCl में जो रेशियो आएगा, NaCl में देखिए कि सोडियम का एक एटम है तो 23 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5। यानी आप देखिए कि 23 ग्राम Na क्लोरीन के 35.5 को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक बात है। तो आप देखिए दोनों जगह देखिए, हाइड्रोजन के लिए सोडियम का 23 ग्राम 1 को डिस्प्लेस करता है, सोडियम का ही 23 ग्राम ऑक्सीजन के 8 को डिस्प्लेस करता है, और सोडियम का ही 23 ग्राम क्लोरीन के 35.5 को डिस्प्लेस करता है। सो बेटा यहाँ पे अगर हम पूछें कि इक्विवेलेंट वेट क्या है सोडियम का, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आप क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज 23। किसी भी जगह पे आप देख ले कि सोडियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, 23 है। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 1 है हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो 8 है, और जो क्लोरीन के लिए 35.5 है, बेटा ये क्या लगते हैं? ये कोई जनरलाइज अगर करें इसको तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट वी कैन राइट दिस। ये जो 1 है हाइड्रोजन का क्या है, 8 ऑक्सीजन का क्या है, 35.5 क्लोरीन का क्या है? ये इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो तीनों को डिफाइन करती हो, इन तीनों एलिमेंट के लिए? जरा बताएं, बोलिए। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो 1, 8 और 35.5 तीनों को डिफाइन करती हो।
ये क्या लगते हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के? ये तीनों 1, 8 एंड 35.5। सर एटॉमिक वेट। हाँ, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बेटा O का कितना होता है? 16 होता है ना, यहाँ तो 8 लिखा गया है। अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या 8 एटॉमिक वेट होगा? नहीं होगा। तो एटॉमिक वेट तो नहीं है ये। देन क्या है ये, बोलो? 1, 8 एंड 35.5। फिर क्या है? कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफाइन हो जाए तीनों में? एनीबॉडी? कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है, मौका है आपके पास। बोलिए। नहीं आ रहा दिमाग में। आदित्य आप बताइए। नो आइडिया। प्रेमराज? हर्ष कार्तिक है नहीं आज। शोभित कुमार है नहीं। रोहन है नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं बेटा। ये तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। बड़े ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी लगाने पे क्या ये आएगा? हाइड्रोजन के केस में मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा? H एटम का 1 होता है, और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो 1/1, क्या ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? जरा बताओ, क्या 1/1 ये 1 आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट? एटम के केस में एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो, और मॉलिक्यूल केस में मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा बेटा, अब बताइए मुझे आप, ऑक्सीजन के केस में, एटम की बात हो रही है हमेशा, ऑक्सीजन के केस में वेट कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है? 2। क्या 16/2 की वैल्यू बेटा 8 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बेटा क्लोरीन के लिए अगर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, तो 35.5 हमारा वैलेंसी आ जाएगी। यानी आप देखिए कि ये जो तीनों वेट हैं, चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 35.5 हो, बेसिकली ये इक्विवेलेंट वेट है। और ये इक्विवेलेंट वेट को अगर देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी या वैलेंसी फैक्टर। तो एक चीज आपके सामने आ गई। अब अगर न्यूमेरिकली अगर देखें कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, राइट, जिसको आप ई से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हमेशा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, राइट। इसी को लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट m, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर। प्लीज कॉपी करें इस शानदार से रिलेशन को, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। हो जाए तो बताएं फिर आप मुझे। हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा। इक्विवेलेंट वेट यानी कि फिर से लिखता हूं मैं कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट यानी E इज इक्वल टू मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर एटम है, एटम के केस में एटॉमिक वेट अपॉन ऑलवेज वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, या कुछ किताबें इसको एक्स फैक्टर बोलती हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। अब ये बताओ, आपकी इक्विवेलेंट वेट निकालने में क्या दिक्कत है? इक्विवेलेंट वेट निकालने में दिक्कत, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट तो पता ही होगा।
किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट पता होगा, लेकिन अपने को क्या पता चल जाए, अगर अपने को एन फैक्टर पता चल जाए, एन फैक्टर क्या होता है, तो क्या हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी का भी? बोलिए, कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट इफ वी आर वेल नोन अबाउट द एन फैक्टर? Yes, sir. डेफिनेटली। तो अब हम लोग बोलते हैं ना कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटक गए, यानी हम लोग पता कर नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे, तो नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने के लिए इक्विवेलेंट वेट आया, तो इक्विवेलेंट वेट समझने के लिए एन फैक्टर आ गया। अब अपने को क्या समझना है? एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर समझ गए हम, तो पूरी की पूरी कहानी सॉल्व हो गई मोल कॉन्सेप्ट की। ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट जो एन फैक्टर है ये कुछ और नहीं, एबीसी एनवी होता है। एन फैक्टर का मतलब यहाँ पे बेटा, एन फैक्टर इज इक्वल टू, मैं अगर बताऊं, एन फैक्टर का मतलब होता है ए या बी या सी या एन या वी, मतलब इन पांचों में से कोई एक चीज ऐसी होती है जो एन फैक्टर के बारे में बताती है। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज एन फैक्टर। सो अब आप देख लीजिए, हेडिंग हमारी क्या चल रही? हेडिंग चल रही इक्विवेलेंट वेट। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग हमारी चल रही नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद हम आ गए कहां पे? इक्विवेलेंट वेट में। अब इक्विवेलेंट वेट समझते समझते हम कहां पहुंच गए? एन फैक्टर में। व्हाट इज एन फैक्टर? इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर समझना है किस केस में एन फैक्टर का मतलब क्या है, और मैंने स्टार्ट में बताया कि एन फैक्टर इज ए बी सी एन वी, इतनी चीजें हो सकती हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन फैक्टर। सो हेडिंग डाल लें एन फैक्टर। एन फैक्टर में बेटा कई सारे केसेस हैं, किसके लिए एन फैक्टर का मतलब क्या होगा? सो पहला लिखे फॉर एसिड्स, एन फैक्टर फॉर एसिड्स। फॉर एसिड्स, एसिड के लिए एन फैक्टर का मतलब क्या होगा? सो ध्यान दीजिएगा, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इन एसिड इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। एन फैक्टर इज number of replaceable हाइड्रोजन आयन। किसी भी एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा, ये उस एसिड का एन फैक्टर कहा जाएगा। उस एसिड का क्या बोलेंगे? उसको एन फैक्टर। अच्छा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या होता है? व्हाट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन which is attached with more electronegative which is attached with more electronegative एटम, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अच्छा, ये बताइए कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को एक टर्म आप क्लास 10th में पढ़ते थे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को क्या बोलते थे आप? वन वर्ड फॉर दिस, टेल मी वन वर्ड फॉर दिस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते थे आप क्लास 10th में? दिस इज कॉल्ड, याद करें, क्लास 10th में एक वर्ड था बेसिसिटी। बेसिसिटी यानी किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, ये उसकी क्या कहलाती? बेसिसिटी। यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एनी एसिड इज कॉल्ड एन फैक्टर, वी कॉल इट बेसिसिटी आल्सो। अच्छा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स आर द हाइड्रोजन which are attached with more electronegative atom like ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, या किसी हेलोजन से अटैच्ड हो, या सल्फर से अटैच्ड हो। इनफैक्ट सल्फर को हटा दें आप, मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन की बात करें, सल्फर को आप हटा दें। इनसे अटैच्ड अगर है कोई भी चीज, तो उसको बोलेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि HCl, एक HCl बेटा मॉलिक्यूल अपने पास है, HCl के बारे में बताएं कि HCl में कितने हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं बेटा, बताएं मुझे आप। एन फैक्टर की वैल्यू बताएं, इसमें एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं बेटा? 1 दिखाई दे रहा? HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? देयर इज ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सो बेटा आवाज जा रही मेरी ना अब तक? Yes, sir.
So n फैक्टर ऑफ HCl इज 1. अब कोई पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका HCl का, तो भैया मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो इसका मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है 1. यानी इक्विवेलेंट वेट HCl का हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट. सपोज करो मॉलिक्यूलर वेट इसका है कितना 36.5 और उसका n फैक्टर 1 हो गया. सो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ गया 36.5. यानी एक चीज कंफर्म हो गई कि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो सकता है अगर n फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाए 1. अच्छा वहीं पे मान लो कि अपने पास H2SO4 होता. इफ वी आर हैविंग H2SO4 तो H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना होगा बेटा? टेल मी n फैक्टर, वैल्यू ऑफ n फैक्टर या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं H2SO4 से? बताएं आप. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेसेबल? जरा देख के बताइए. स्ट्रक्चर भी मैंने आपके सामने लिख दी. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेसेबल? 2 हाइड्रोजन्स. दिस 1 हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से लगा है, another oxygen is this. So there is a two hydrogens are replaceable. Therefore n factor for sulfuric acid would be 2. अब कोई बंदा आपसे पूछता है कि what is equivalent weight of H2SO4? H2SO4 का equivalent weight क्या होगा? तो सीधा जवाब होगा कि molecular weight this must be divided by n factor. n factor की वैल्यू कितनी है 2. अब देखें molecular weight होता है 98 and divided by 2, तो equivalent weight H2SO4 का कितना हो गया 49. आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए आप आपको. HCl निकाल लिया आपने, H2SO4 निकाल लिया. इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि what is n factor of phosphoric acid H3PO4 के बारे में बताइए. इसका n फैक्टर कितना देख पा रहे हैं आप बेटा? बोलिए. Sir, 3. Definitely 3, because the structure of H3PO4 is something like this. Double bond OH, and here P say OH, another oxygen is attached with P and O. So you can see the replaceable hydrogen is again 3. This one, and this one. So n factor of phosphoric acid is 3. तो अगर कोई इसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा फास्फोरिक एसिड का, तो सीधा जवाब होगा कि मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि H3PO3, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट H3PO3, टेल मी व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H3PO3? बोलना. H3PO3 का n फैक्टर क्या होगा? अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आती है तो आप कर लेंगे. अब दिक्कत ये है कि आप हाइड्रोजन देख के नहीं बोल सकते. इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि P डबल बॉन्ड OH और एक OH ऐसा है, और एक हाइड्रोजन बेटा डायरेक्टली फास्फोरस से लगा है. अब बताओ मुझे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने देख पा रहे हो आप? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेसेबल हियर? H3PO3 की स्ट्रक्चर ये है बेटा. How many hydrogens are replaceable? 2. Only 2. This one and this one. But the hydrogen which is attached with phosphorus is not replaceable. ये replaceable नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ और यहाँ काफी कम है. So n फैक्टर इस केस में आ जाएगा 2. n फैक्टर will be 2. So equivalent weight की बात करें, equivalent weight will be molecular weight divided by 2. यहां से आ जाएगा इसका. अच्छा इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ दे H3PO2, सामने वाला पूछ दे आपसे कि व्हाट अबाउट H3PO2, H3PO2 का n फैक्टर कितना होगा? H3PO2 का n फैक्टर. अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी 3 दिख रहा है, लेकिन क्या आंसर यहाँ 3 होगा? ऊपर भी 3 दिख रहा था, लेकिन 3 थोड़ी हुआ, 2 हुआ. अब इसकी स्ट्रक्चर में भी P डबल बॉन्ड O तो फिक्स है, P डबल बॉन्ड O फिक्स है. अब एक ऑक्सीजन बचा, ये O से H लगा है. अब बचे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां. अब बताओ कि n फैक्टर कितना देख पा रहे हैं आप इसमें? टेल मी. n फैक्टर 1, exactly 1. So n फैक्टर इन दिस केस इज 1. So इसका मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा. मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1. सो बड़ी कमाल की चीज है. आप तीनों में देखें, अगर ध्यान से तीनों चीजें ऊपर देखें, H3PO3 में भी हाइड्रोजन 3 था,
H3PO3 में भी 3 है और H3PO2 में भी 3 है, लेकिन क्या तीनों के एन फैक्टर 3 है? नहीं, एक जगह एन फैक्टर 3 है, एक जगह 2 है, एक जगह बेटा क्या एन फैक्टर बेटा 1 है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोजन है सबके सब रिप्लेसेबल हैं। ऐसा अगर होता तो कोई टेंशन नहीं थी। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ हम उसी को मानेंगे जो किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अब जैसे अगर अगर मैं आपसे बोलता कि यार मुझे ये बताओ कि एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब मैं पूछता कि यार व्हाट इज एन फैक्टर, तो आप देखते कि हाइड्रोजन सर यहाँ पे 3 और 4, हाइड्रोजन 4 है तो एन फैक्टर 4 बोल दे तो बवाल हो जाएगा। बोलिए इसका एन फैक्टर क्या है? एसिटिक एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं और C डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। सो टेल मी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन दिस केस। बताइए कितने रिप्लेस कर सकते हैं आप मैक्सिमम इसमें से? केवल एक, 1। तो एन फैक्टर इसका 1 है, जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो 4 दिखाई दे रहा है। सो ऐसा नहीं कि मतलब हर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। मतलब एक कहावत है ना बेटा कि ऑल दैट ग्लिटर्स सो इज नॉट गोल्ड। मतलब हर, क्या बोलते हैं उसको, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इसी तरह से हर दिखने वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होगा। वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है वही रिप्लेसेबल होगा। इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाई 1 के। तो जब कभी भी आप किसी एसिड को डील कर रहे हैं तो एसिड में एन फैक्टर निकालना है तो कंप्लीटली ये डेफिनेशन पे रिलाई करिए आप। ये जो डेफिनेशन है कि एन फैक्टर इन एसिड नंबर, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। अब आपको समझ में आया होगा कि ABCNV में ये जो B क्या है, व्हाट डू मीन बी? बी का मतलब क्या हुआ बेटा? बेसिसिटी। मतलब दिस बी फॉर बेसिसिटी। बेसिसिटी की बात कर रहा, अगर एसिड में आप एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्लियर कट क्या हो जाएगा? बेसिसिटी हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके, सो ध्यान रखिएगा इस बात को। सेकंड, ये पहला पॉइंट हो गया एन फैक्टर इन एसिड। अब आते हैं एन फैक्टर इन बेस, है ना। सृष्टि कश्यप आ रही हैं, इंटर कर लेते हैं। आते एन फैक्टर फॉर एसिड हो गया, फॉर बेस लिखिए एन फैक्टर फॉर बेस। एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेसिस। किसी भी बेस के लिए एन फैक्टर की बात करेंगे तो किस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी? ठीक उसी तरह से एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, राइट, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल। इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इन बेस। किसी भी बेस में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है ये उसका एन फैक्टर हो जाएगा, राइट। अभी बताओ कि वन वर्ड फॉर दिस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन को क्या बोलते हैं? एक वर्ड बताना इसके लिए मुझे। टेल मी वन वर्ड फॉर दिस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन एज, इसी को बोला जाता है क्या? एसिडिटी। इसके लिए वन वर्ड क्या? एसिडिटी। जबकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। लेकिन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो किसी भी एसिड में जितने OH है वो उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट NaOH, मैं आपसे पूछूं कि NaOH में बताओ कि कितने हाइड्रोक्सिल आयन देख रहे हैं आप बेटा? एन फैक्टर की बात करो। एन फैक्टर कितना दिख रहा है? एन फैक्टर बेटा केवल 1 दिख रहा, एक OH है जो दिख रहा। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। ठीक बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, अब इसमें इसका एन फैक्टर कितना दिख रहा है? बताइए कि हाइड्रोक्सिल आयन कितना दिख रहा है बेटा, जरा बताओ। रिप्लेसेबल सीधा सीधा दिख रहा है, 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा क्या होगा?
इसके मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाके हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई आपसे बोले कि FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताइए कितना हो जाएगा बेटा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा बोलिए जरा, क्लियर दिख रहा है कि 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, लिखिए जरा। लिख लिया आपने? यस। ओके। तो एन फैक्टर का पहला केस आपने पढ़ लिया, किसमें, एसिड के लिए, फॉर एसिड, और ये एन फैक्टर किसके लिए आ गया बेटा, एन फैक्टर आ गया बेस का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल कंडीशन में आपके पास था, एसिड और बेस को मैंने किसी से रिएक्ट नहीं कराया था। अब तीसरा जो मैं लेता हूं कि एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा, राइट, एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन, एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन, एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस की रिएक्शन अगर हो रही है उसमें एन फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो जो आपने अभी देखा ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में था। मतलब आप देखेंगे कि ये जो बेस का एन फैक्टर ऑफ बेस है ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन की बात थी, ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में आपने सीधा सीधा बता दिया। एसिड भी जो ऊपर था नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में था, लेकिन एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वैलेंस फैक्टर फॉर बेस क्या हो जाएगा, या एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा। जरा आप देखें, मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लो बेटा अपने पास H3PO4 है, अब इस H3PO4 को मैंने NaOH से रिएक्ट कराया, NaOH से रिएक्ट कराया और एक साल्ट बना दिया, H3PO4 एसिड है, NaOH बेस है, साल्ट क्या बना दिया, साल्ट बना दिया NaH2PO4 और प्लस वाटर। अब बताना बेटा मुझे, अब एक तो ये है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि एसिड का एन फैक्टर क्या होगा बेटा, आप बताओ एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा। इस एसिड ने अपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं जरा देख के बताओ, इस रिएक्शन को देखो और बताओ कि इस एसिड ने अपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं। उस साइड देखो NaH2PO4, तो इस एसिड ने अपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं इस रिएक्शन में, केवल एक, बाकी 2 हाइड्रोजन तो यहां पे पड़े ही है, देख लो बेटा H3PO4 में H2PO4 तो यहां है ही है, तो क्या सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना बेटा, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे एन फैक्टर तो इसका 1 ही होगा ना, बोलिए जरा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा लिखा होता, कुछ ऐसा अपने पास लिखा होता कि H3PO4 प्लस 2NaOH अपने को क्या देता, Na2HPO4 प्लस 2 वाटर। अब बताओ बेटा इस वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में H3PO4 ने कितना हाइड्रोजन रिप्लेस किया है जरा देख के बताओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है इसने, तो इस वाली रिएक्शन में एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बेटा, इस वाली रिएक्शन में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। समझ रहे हैं आप। मान लो एक पॉसिबिलिटी और है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक H3PO4 प्लस 3 NaOH दिया हो, 3 NaOH, और ये बन जाए आपका बेटा Na3PO4 और प्लस 3H2O। तो अब इस वाली रिएक्शन में ध्यान से देखिए कि H3PO4 ने बेटा कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए अपने 3, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, इस केस में एन फैक्टर क्लियर कट एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3। देख रहे हैं आप, क्या ये बात समझ में आई। एक ही एसिड को देखिए आप, रिएक्टिंग कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है,
पहले वाले केस में एक रिप्लेस हुआ तो n फैक्टर 1, दूसरे में n फैक्टर 2, तीसरे में n फैक्टर 3। ये बात समझ में आई आपको क्या बेटा? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट वेट क्या एक फिक्स प्रॉपर्टी है या रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है? तीनों ही रिएक्शन में फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि एक जगह 1 से डिवाइड करोगे, एक जगह 2 से डिवाइड करोगे, एक जगह 3 से डिवाइड करोगे। तो ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल प्रॉपर्टी। वेरिएबल प्रॉपर्टी इट वेरीज रिएक्शन टू रिएक्शन। रिएक्शन टू रिएक्शन मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है। मैंने आपसे कहा था कि एक फिल्म में आप देखते होंगे कि एक हीरो 100 लोगों को मार देता है, अगली फिल्म में आप देखेंगे हो सकता है कि 50 लोगों को मारे। तो मतलब पहली फिल्म में 100 लोगों के बराबर था, वो अगली फिल्म में वो 50 के बराबर हो गया। और साउथ इंडिया में चले जाएं तो एक आदमी पता चलेगा कि 500 लोगों को मार देता है, अगली फिल्म में पता चला कि 5000 लोगों को एक आदमी मार दिया। तो जैसे कि फिल्म मतलब मूवी टू मूवी हीरो की स्ट्रेंथ बदलती है, उसी तरह से रिएक्शन टू रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट बदलता है। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट एक फिक्स प्रॉपर्टी है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है। इस बात को दिमाग में, खुले दिमाग में रख लीजिए। इक्विवेलेंट वेट इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी, इट वेरीज रिएक्शन टू रिएक्शन। क्लियर? मतलब आप देखिए पहले वाले केस में इक्विवेलेंट वेट यहां पे क्या आ जाएगा, m/1, m/1। यहां इक्विवेलेंट वेट आएगा m/2, यहां इक्विवेलेंट वेट आएगा m/3। अच्छा, NaOH के बारे में बताइए। NaOH का बेटा एक मोल, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इसका एन फैक्टर तो हमेशा 1 रहेगा, यहां भी 1 है। इसके दो NaOH ने 2 H को डिस्प्लेस किया तो एक ने एक को किया होगा, इसका एन फैक्टर तो 1 ही रहेगा। NaOH का यहाँ पे 3 ने 3 को किया तो एक एक को ही करेगा, एन फैक्टर 1 ही रहेगा। सो जनरली आप ऐसा कह सकते हैं कि बेस के केस में है ना, एक हाइड्रोक्सिल आयन ने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और एसिड के केस में देख सकते हैं कि एसिड के एक मोल ने कितने H+ डिस्प्लेस किए। तो आप देखेंगे इस वाले केस में एसिड के एक मोल ने बेटा, पहले वाले केस में ध्यान से देखें, पहले वाले केस में एसिड के एक मोल ने सिर्फ एक H+ दिया, एन फैक्टर 1 हुआ। दूसरे वाले केस में इसने 2 H+ डिस्प्लेस किया तो एन फैक्टर 2 हुआ। तीसरे वाले केस में 3 डिस्प्लेस किया तो एन फैक्टर 3 हुआ। यानी कि एन फैक्टर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन अगर एसिड की है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, एन फैक्टर बेस के लिए नॉन रिएक्टिंग कंडीशन है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल होगा। लेकिन अगर रिएक्टिंग कंडीशंस है एसिड बेस की, तो वहां पे आप रिएक्शन टू रिएक्शन आपको चेक करना है और फिर डिसाइड करना है कि एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। इस बात को ध्यान रखना है अपने को। अब आते हैं बेटा हम लोग फोर्थ केस की एन फैक्टर ऑफ साल्ट। अगला पॉइंट लिखिए, तो रिएक्टिंग कंडीशन हो गया, एन फैक्टर एसिड बेस रिएक्शन हो गया, एन फैक्टर साल्ट, एन फैक्टर ऑफ साल्ट्स।